आज की कहानी के लिए चलते हैं असम। आज असम के ऐसे एक महानायक के बारे में बोलने के लिए मुझे अवसर मिला है, जिनका नाम सुनते ही असम के लोग गौरव से उनका सर ऊंचा हो जाता है। प्यारे बच्चों, लासित बरफुकन के बारे में हम तो जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो बातें मैं थोड़ा बताना चाहता हूं, क्योंकि इस बात को अगर हम नहीं समझेंगे और आगे का कहानी सुनेंगे तो आप लोगों को उसका पूरा आनंद नहीं आएगा। इतिहास के बारे में कहते हैं कि इतिहास वो है जिसको पढ़ करके, जिसको जान करके कोई भी अपने पैरों तले खड़ा हो सकते हैं, पैर पर खड़ा हो सकता है। और इसीलिए अपने भारत में इतिहास का जो अध्ययन रहा, तो इतिहास का जो परिभाषा है वो हमको जानना चाहिए। इतिहास और हिस्ट्री, इसमें अंतर है। हिस्ट्री जो है, हिज हिस्ट्री और हर हिस्ट्री, हिज स्टोरी और हर स्टोरी। लेकिन इतिहास, इतिहास केवल ऐसा नहीं है। अपने भारत में कहा जाता है इतिहास को पंचम वेद, और धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्विताम पुरावित्यम कथायुक्तम इतिहासं प्रशक्षते। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार आयामों को जहां पर लिखा होता है और जिसके साथ उपदेश निहित रहता है, उसको ही हम इतिहास कहते हैं। आज के जो मुख्य कहानीकार है, मुख्य चरित्र जो है महावीर लासित बरफुकन, वो भी एक ऐसे ही इतिहास का एक स्वर्णिम नाम है, जिन्होंने अपने कर्मों से, उनका नाम ही नहीं, अपना प्रांत का भी नाम स्वर्णाक्षरों में इतिहास में उदित किया है। अपने इस देश के पूर्वोत्तर भाग में स्थित इस राज्य में जो इतिहास है, तो यहाँ का कुछ परंपरा है, कुछ रीति रिवाज है, और इसके साथ इतिहास का जो तालमेल बैठाना। आप लोगों को कुछ बातें ऐसे हैं कि आज तो इस स्थान का नाम असम है, इसके पूर्व में इस स्थान का नाम कामरूप था, और उससे भी पूर्व जब रामायण और महाभारत काल का समय था, उस समय इस स्थान को प्रागज्योतिषपुर नाम से जाना जाता। और तब से, जब से अपने देश, इस धरती पर विश्व का पहला यह देश ऐसा माना जाता है जहां पर सृष्टि प्रारंभ हुई, इसमें अपने प्रांत असम, ये भी एक प्रागज्योतिषपुर कामरूप, यह भी एक भाग था। आप लोग असम के जब किसी से परिचय होते हैं तो उस समय कुछ सरनेम आपको ध्यान में आया होगा। किसी का सरनेम बोरा है, किसी का सैकिया है, किसी का हजारिका है। आप लोगों ने मशहूर गायक डॉक्टर भूपेन हजारिका जी का भी नाम सुना होगा, जिनको अपने भारत सरकार ने भारत रत्न से उसको सम्मानित किया था। उस हजारिका का मतलब, यहाँ का वो जो आहोम सैन्य है, आहोम जो शासन था, उसी से उस हजारिका का टाइटल बना। कैसे बना उसको थोड़ा हम जानेंगे। यहाँ पर 20 लोगों के ऊपर, 20 लोगों का एक एक आदमी को पाइक बुला करता था। और बाद में उसको जब किसी लड़ाई के समय, युद्ध के समय
वो युद्ध करने के लिए चले जाते। उस समय उसको सैनिक कहते, लेकिन बाकी समय में वो घर में रह करके अपना परिवार चलाते, अपना घर का सारा कामकाज करते, समाज का सारा काम करते। तो ऐसे लोगों को पाइक कहते हैं। तो ऐसे 20 पाइक के ऊपर, यानी 20 सैनिक के ऊपर जो ऑफिसर रहता था, जो विषय रहता था, उसको बोलते थे बोरा। और ऐसे 100 पाइकों के ऊपर जो ऑफिसर रहते थे, उसको बोलते हैं सैकिया। ऐसे 1000 सैनिकों के ऊपर में जो ऑफिसर रहता था, उसको बोलते हजारिका। ऐसे ही राजखुआ है, फुकन है, बरफुकन है। ऐसे अलग अलग बहुत सारे आपको उपाधि सरनेम आपको असम में मिलेगा, जो इस व्यवस्था से ही आए हैं। 1228 में यहाँ पर सरायदेव में पहले अहोम साम्राज्य स्थापित हुआ। उससे पहले भी यहाँ पर विभिन्न जाति जनजातियों ने अपना अपना राज यहाँ पर चलाया। मरान है, मतक है, सुतिया है, बराही है, और विविध जनजातियों ने मिल करके इस प्रागज्योतिषपुर और कामरूप को अलग अलग समय पर शासन किया करता था। लेकिन 1228 में जब अहोम इस धरती पर, इस भूमि पर आए, सरायदेव में पहली बार उसका राजधानी बनाया, तब से इसका नाता कुछ अलग ही बन। और वो लोग यहाँ आकर के इतना यहाँ के लोगों के साथ घुल मिल गए और यहाँ के ही हो गए। तो ऐसे ही 1228 से लेकर के 1826 तक लगभग 600 साल सबसे लंबा चलने वाले यह जो राज शासन है, यह जो राज्य है, ये विश्व में सबसे सर्वाधिक लंबा चलने वाला राज्य है। और यहाँ के ऐसे वीरों की बहुत गाथाएं हैं, जिन्होंने अपना कर्म से इस भूमि को, इस भूमि के इतिहास को स्वर्णाक्षरों से खुदित किया। तो ऐसे ही हम आज लासित बरफुकन जी के बारे में हम जब चर्चा करेंगे, तो ऐसे बोरा, सैकिया, हजारिका, फुकन, इस प्रकार के सरनेम का बार बार उसका उच्चार होगा। और इसीलिए मुझे लगा कि इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं जानकारी दूं। दूसरा ऐसा है, अहोम राज शासन में यहाँ का राजा को, अहोम राजा को स्वर्गदेव बोलता था। और उस स्वर्गदेव का जो कैबिनेट रहता था, उसमें प्रमुख 5 ऐसे पदवी है, 5 ऐसे प्रमुख ऑफिसर है, जिन्होंने, या पार्षद है, मंत्री है, जिन्होंने पूरे शासन को चलाता था। तो पहला है बुरहा गुहाय, दूसरा है बर गुहाय, तीसरा है बरपत्र गुहाय, चौथा है बर बरुआ, और पांचवा है बरफुकन। ये बुरहा गुहाय जो है, उसको अहोम राजा का प्राइम मिनिस्टर ऐसा मानते थे। अब अगर भूगोल में देखा है, तो वर्तमान के जो आसाम है, और इस आसाम के 2 भागों में उसको उस समय बांटते थे। एक है अभी का जो नगांव जिले का कोलियाबर है, कोलियाबर से जो ऊपरी हिस्सा है, जहां पर अहोम का जो राजधानी गढ़गांव, और उसके आगे नामरूप, सदिया या अरुणाचल प्रदेश आता है आज के, तो उस भाग को उजनी अहोम ऐसा बोलता।
और उसका शासन, उसका प्रशासन का काम स्वर्गदेव के नाम पर बरबरुआ देखते थे। और कलियाबर से लेकर के माना नदी तक, कलियाबर से आप नीचे की तरफ आएंगे तो गुवाहाटी, और आगे माना नदी तक ये जो खंड है उसको बर्फकन के द्वारा उसको प्रशासन को चलाया जाता था। तो मैं जो कहानी बताने जा रहा हूं ये जो है उस समय की बात है, सन 1922 के 1622, 1622, 24 नवंबर, ये महावीर लासित बरफुकन का जन्म तिथि है। उसका पितृ का नाम है बुमाई तामुली बरबरुआ और उसका माता का नाम है कुंती मोरा। इस समय जब उनका जन्म हुआ, उस परिवार, जो बरबरुआ परिवार था, बुमाई तामुली बरबरुआ, उनके जो पिताजी उस उजनी असम के शासन का दायित्व में था। एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, एक अभिजातिक फैमिली, परिवार, और इसीलिए उसको बहुत सारा विषय बचपन में ही उसको सीखने को मिला। अहोम राजाओं का उस समय का एक विशेषता था, पुस्तक यानी इतिहास के पुस्तक लिखना, जिसको वो बुरंजी बोलते हैं। उस समय अहोम भाषा में पुलांसी, पुलांजी ऐसा बोलते थे, जो बाद में बुरंजी हो गया। तो उस बुरंजी लिखा करता था। सभी अहोम राजाओं ने ऐसे इतिहासकारों को दे करके, बुरंजी विदों को दे करके उस समय का, हर समय का इतिहास लिखवा रहते थे। तो ऐसे में ये समय जो है मुगल, दिल्ली में मुगल सम्राट उस समय औरंगजेब हुए थे। 1659 में औरंगजेब दिल्ली का बादशाह बने। उस समय का परिस्थिति के बारे में हम सभी जानते हैं, कैसे कैसे करके शाहजहां को मार करके औरंगजेब राजा बने, मुगल बादशाह बने। और उसका जो क्रूरता था वो भी उस समय के इतिहास में वो लिखित है। और एक के बाद एक हिंदू राजाओं का जो राज्य है वो लेने के लिए वो बहुत, उसका मन में बार बार वो हिंदू राजाओं को राज्य लेने में उसका मन आता था, जैसे भी हो करके उसका राज्य लेना है। लेकिन बहुत प्रयास करने के बावजूद कुछ स्थानों पर वो कभी भी सफल नहीं हो पाए। जैसे दक्षिण में छत्रपति शिवाजी महाराज से उनका जो टक्कर था, तो कभी उनसे जीत नहीं पाए। जिस प्रकार उसके पूर्वज अकबर के समय में भी राणा प्रताप सिंह ने जिस प्रकार से उससे लड़ाई लड़ी, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे में उस समय एक घटना घटी। औरंगजेब बादशाह बनने के बाद उनको एक खबर लगा कि मीर जुमला ने कुछ दिनों के लिए गढ़गांव पहुंच करके गढ़गांव को अपना कब्जे में किया था। गढ़गांव उस समय अहोम का राजधानी था
और अहोम का राजा था उस समय जयद्रथ सिंह। और जयद्रथ सिंह राजा रहते समय मिर्जुमला को अहोम सेना की, उस समय गुवाहाटी में रहते बरफुकन और मना के पास जो सकी रहे और कोलियाबर में, वहां पर जो प्रमुख रहे, सेना नायक रहे, उन लोगों ने एक प्रकार से बिना युद्ध ही मिर्जुमला को गढ़गांव सौंप दिया था। और डर के कारण जयद्रथ सिंह अपना राजधानी गढ़गांव छोड़ करके नामरूप चला गया। लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चला। धीरे धीरे वातावरण बदलने लगे। और असम का जो वातावरण है, यहाँ का जो जलवायु है, उस समय ऐसा है कि जब बाढ़ के समय आता है, यहाँ के लोगों को युद्ध में हराना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यहाँ हर साल बाढ़ आते हैं, बाढ़ आता है और बाढ़ के समय काम करना उसको बहुत ही आसान लगता है और रोज का उसका खेला धुला है। तो इस प्रकार बाढ़ के समय जब आया, मीर जुमला ने उनका बहुत भारी सेना लड़कर के उसको गढ़गांव को जब अपना कब्जे में लिया था, तो बाढ़ के समय ऐसे बहुत सारे मुगल सेनानियों को उन्होंने, अहोम सेनाओं ने अलग अलग गुटों में, जैसे प्रॉक्सी वार होता है उस प्रकार से प्रॉक्सी वार कर करके उसको मारा। बहुत से सैन्य ऐसे थे जो उत्तर भारत से आए थे या पश्चिम भारत से आए थे और यहाँ के जलवायु से उसका तालमेल नहीं खाता था, तो अलग अलग महामारी में उसको बीमार होते हुए वो मर गए। तो ऐसे समय में मिर्जुमला ने संधि का प्रस्ताव जो जयद्रथ सिंह ने दिया था उसको स्वीकार। और एक संधि पत्र राजा जयद्रथ सिंह और मिर्जुमला के बीच हुआ, जिसमें यह तय हुआ कि अहोम राजा हर साल मुगल को 200 हाथी और 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं और रूप अलग अलग ये सामान देंगे। साथ ही और एक था कि उस समय राजा का एक बेटी था, उसका नाम था रमणी गाभरू। उसको भी मुगलों के हरेम के लिए दे दिया जाएगा। ये पहले कभी नहीं हुआ था। और बहुत दुखी मन से इस संधि पत्र को स्वीकार करते हुए जयद्रथ सिंह ने इसको मान लिया। और उसके पश्चात मीर जुमला गढ़गांव से वापस गए। वो बंग के नवाब थे, लेकिन जाते समय उनका रास्ते में ही उसका देहांत हो गया। आज भी मानकासर नामक स्थान पर उसका जो कब्र है वो देखने को मिलता है। इसी प्रकार वो चले जाने के बाद फिर जयद्रथ सिंह अपने राजधानी पर आए गढ़गांव में। लेकिन उसका मन बहुत दुखी हो गया, क्योंकि अहोम ऐसे था कि कभी उन्होंने किसी के साथ पराजित नहीं हुआ था और इस प्रकार का एक संधि किसी से किया भी नहीं, हमेशा स्वाधीन बना था। तो इसलिए वो मन ही मन वो सोचते रहे कि कैसे फिर से इसको इससे मुक्त हुआ जाए, मुक्त किया जाए। तो उन्होंने अपने जो पारिषद है उन सभी से चर्चा किया और चर्चा करने का बाबत
बाद में तय किया कि ये जो हमने किया है इसको हम ज्यादा दिन तक इस संधि को हम नहीं माने, इस चुक्ति को हम नहीं माने, और हम अगर ये करेंगे तो ये हमारा पूर्वज हमको कभी माफ नहीं करे। इसीलिए उसका कोई उपाय हम जरूर निकालेंगे। और धीरे 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 करते जब मीर जुमला का देहांत हो गया तो धीरे धीरे करके उनका जो सुक्ति था वो हम बिना कंप्लीट किए हुए अहम राजाओं ने उसको वहीं पर छोड़ दिया कि हम मुगल को जो चुक्ति के निर्धारित जो शर्त थे उस शर्त को हम अभी नहीं माने। उस समय गुवाहाटी फिरोज खां को देकर गया था मीर जुमला, और अहम राजाओं ने अपने बीच में थोड़ा तैयारियां की कि गुवाहाटी को फिर से कैसे अपने कब्जे में किया जाए। तो ऐसे करते करते एक दिन जयध्वज सिंह वो सल बसे, उनका स्वर्गवास हो गया। तो उसके बाद उसके जो भाई है चक्रध्वज सिंह वो राजा बने। तो हम स्वर्गदेव होने के बाद चक्रध्वज सिंह ने घोषणा की कि इस चुक्ति पत्र को, इस संधि को मैं नहीं मानूंगा, और गुवाहाटी को तत्काल मुगलों के हाथ से उसको छुड़ाने का प्रबंध किया जाए। तो उस समय के जो अहम प्रधानमंत्री थे आतन बुरहागुहाई और बाकी पारिषदों ने उनको सलाह दिया कि इस समय में तुरंत युद्ध करने से हम जीत नहीं पाएंगे, तो इसीलिए जीतने के लिए हमको एक थोड़ा कुछ समय लगेगा, हमको थोड़ा उसके लिए कुछ कवच करना पड़े। तो क्या किया जाए? तो उन्होंने बोला बाढ़ के कारण मीर जुमला ने जब आक्रमण किया था उस साल असम में ज्यादा खेती बाड़ी नहीं हुई, इसीलिए हम अगर अनाज से हमारा राज्य थोड़ा पोषित नहीं करेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं करेंगे, तब तक ये युद्ध करने में थोड़ा मुश्किल है। और उस समय युद्ध में बहुत धन जन का हानि हुई है, उसका क्षति हुई है, तो उसको भी पूर्ति करना जरूरी है। इसीलिए युद्ध का तैयारी जरूर कीजिए, लेकिन तुरंत नहीं, तुरंत युद्ध नहीं कर। तो राजा ने इस बात को मान लिया और उस प्रकार से सब लोग खेती बाड़ी में भी लगे और अपना जो हथियार है उसको भी बढ़ाना, नया नया हथियारों को, तोपों को अलग अलग तरीके से उसको भी कारखाने में उसको बनाने का कार्य प्रारंभ, अलग अलग रणनीति तैयार करते रहे। और उसी समय उनको ध्यान में आया कि इस काम करने के लिए केवल इन सब से नहीं होगा, एक अच्छे सेनानायक चाहिए जिनका मन में वो तीव्र लालसा हो। तो इसे खोज करते करते उस समय अहम समाज में, अहम राज शासन में थोड़ा द्विभंग एक रहता है जो सोमदेव भाईलुंग का पूजा करते हैं और छोटी सी जिस प्रकार से सब कुछ देख करके बताते थे उस प्रकार से इस द्विभंग भी अहम राजा को ये बोलते थे, ये अच्छा होगा, ये बुरा होगा। तो इस प्रकार से लोगों का अलग अलग प्रकार से शयन करते करते इस लासित बरफुकन का नाम बरफुकन के नाम में आ गया। तो बरफुकन होने से पहले तो किस किस दायित्व में वो रहे? लासित बरफुकन पहले अहम जो राजमंत्री है उसका हासोती धौरा
हासते धरा बड़ुआ इस दायित्व पर वो रहे। तो राजमंत्री का वो पर्सनल सेक्रेटरी ऐसा आप मान सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी है। तो उसके बाद भी उनको घुरा बरुआ, जो राजा का जो घुरा साल है, उसको देखते थे। उसी प्रकार दुलिया बरुआ और दुला काखोरिया बरुआ, ये अलग अलग कुछ प्रमुख दायित्व है जिस दायित्व पर राशिद रहे। और ये दुला काखोरिया बरुआ का दायित्व पर रहते समय उसका चयन बरफुकन के नाते हुआ, लेकिन राजा चक्रधर सिंह ने उसको थोड़ा परीक्षा करना चाहा। दरअसल लासित ये कैसा है, इतना बड़े युद्ध लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, मुगलों से अपना गुवाहाटी वापस छीन के लेने के लिए जा रहे हैं, और सचमुच कर पाएगा कि नहीं। तो एक बार राजा ने परीक्षा लिया। किस प्रकार? तो राज्यसभा में बरफुकन का दायित्व घोषणा करने से पहले लासित को बुलाया गया, और लासित को बुलाते समय एक को बोल के रखा था, जब लासित आएंगे तो उसका जो शिरस्त्राण है, ये शिरस्त्राण यहाँ पर असम में उसको पागोरी बोलते हैं, तो पागोरी को खोल दो। तो जिस प्रकार प्लान किया था उसी प्रकार लासित जब आए राज्यसभा में, अलग अलग बातें होते रहे। उसी समय अचानक एक आदमी आकर के उनका शिरस्त्राण लेकर चला गया। तो लासित को बहुत गुस्सा आया। वो तुरंत अपना तलवार निकाले और उसको काटने के लिए वो दौड़ा रहा उनको, और जाकर के डर से वो आदमी जैसे तैसे स्वर्गदेव के सिंहासन के नीचे दब गया, नीचे घुसा। उसी प्रकार वो बसे। तो उनका जब साहस देखा तो स्वर्गदेव को बहुत अच्छा लगा कि हाँ, इस आदमी में दम है और ये कुछ जरूर कर पाएगा। और बरफुकन का दायित्व देकर के उनको भेज दिया। तो उस समय पहले आकर के वो जो कलियाबर, वहां पर अहोम का सीमा था बरबरुआ का, और एक छोटा किला भी था, वो भी पहले मुगलों के हाथ से उसको छुड़ाया। और बाद में आकर के अचानक एक दिन गुवाहाटी में जो मुगल का फौजदार रहे, उनको फिरोज खां को अचानक उन्होंने युद्ध में परास्त करके गुवाहाटी को भी कब्जा कर लिया। और गुवाहाटी कब्जा करने के बाद लासित ने पूरे सैन्य व्यवस्था को अलग अलग ढंग से उसको सजाया, और सजाया किस ढंग से? वो अलग अलग समय पर, किसी भी समय पर वो घूरते रहते थे, अपना गुवाहाटी को किस ढंग से मुगलों का हाथ से बसाया जा सकता है और सुरक्षित किया जा सकता है कि आगे कभी भी गुवाहाटी के ऊपर मुगल कभी ऐसे नहीं बैठेगा। मुगल हमेशा कुछ ना कुछ तो प्रयास तो करेगा। इसीलिए गुवाहाटी को सुरक्षित भी रखना है और आगे जाना भी नहीं देना है। इसीलिए किस ढंग से उसको सुरक्षित किया जा सके, ये लासित ने पूरा प्रबंधन किया। और हर से हाथ के अंतर के एक, मतलब से हाथ क्या होता है, एक माप होता है, उस प्रकार से हाथ दूरी पर एक एक सैन्य को पूरे गुवाहाटी में रुकाया।
और जहां पर पहाड़ी स्थान है, पहाड़ इलाका में ऐसे करीबन 9 हाथ दूरी पर एक एक सैन्य को रखने का प्रबंध किया। और इसे करते करते एक दिन उनका ध्यान में आया कि गुवाहाटी तो यहाँ तो सुरक्षित बनेगा, लेकिन गुवाहाटी के जो उत्तर पार है, नॉर्थ बैंक है, उसको अगर हम सुरक्षित नहीं कर पाएगा तो गुवाहाटी को ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखना मुश्किल है। और मुगल जो है भारी सेना लेकर आते हैं, उनका हर प्रकार के सेना है, नौसेना भी है, पदातिक है, अश्वारोही है, और बहुत ज्यादा संख्या बल से बहुत ज्यादा अहम से ज्यादा है। इसीलिए कैसे उनसे जीता जाए, तो उसको ध्यान में आया। आजकल के जो अमीन गांव है, वो पास में सराय घाट नाम का एक स्थान है, वहां पर उस जगह पर अगर एक वाल दिया जाए, उसको आसाम में उसको गौर बोलता है, गौर। और जमीन के ऊपर पहाड़ जैसा मिट्टी से बनाते हैं, और इसके ऊपर में भाला और बरसी जैसा ये कुछ बांस से बना करके उसके ऊपर मिट्टी के ऊपर रखकर ये घर बनाते। ये इतना आसान नहीं होता था जिसको भेद करके दूसरे लोग जा पाए। और इसी समय उनको ये ध्यान में आया, और उसका एक जिम्मेदार, उनका जो अपना मामा जी है, उसको बताया कि ये जो है ये हमको करना है। लेकिन उसका पूर्व औरंगजेब ने किया क्या, जब ये सुना कि अहोम सेना ये संधि भी तोड़ दिया है और सुक्ति भी तोड़ दिया है और गुवाहाटी भी दखल कर लिया है फिर से मुगलों से, तो आग बबूला हो गया। और आग बबूला होकर के उन्होंने मिर्जा राजा राम सिंह को असम जय करने के लिए भेज दिया। उनके साथ भी बहुत सारे सैन्य थे, और 29 ऐसे पदातिक, जो 21 राजपूत सेनानी जो प्रमुख उस समय राम सिंह के साथ आए थे। 1500 आसादी और असुवारी ऐसे हिलोईदारी बोलते थे, 1500 हिलोईदारी लेकर आए। और जो बंगा का नवाब था, उनसे भी उनको काफी कुछ सहायता मिला। 30,000 पदातिक मिले, 18,000 तुर्की अश्वारोही मिले। तो इस प्रकार का उस बिहार के जो उस समय राजा थे, वो भी 1500 तीरंदाज दे करके राम सिंह को सहायता किया। तो करीबन 70,000 सैन्य लेकर के राम सिंह को औरंगजेब ने भेजा, फिर से गुवाहाटी को वापस मुगलों के अधीन करो। और वो जब आए, माना नदी से हाजू तक अहोम सेनाओं ने उसको ज्यादा बाधा नहीं दिया। उसको हाजू तक उनको ऐसा लगा मिर्जुमला जैसे जीते थे, हम भी ऐसे अचानक अनायास उसको आराम से हम गुवाहाटी जीत लेंगे और गढ़गांव पहुंच जाएंगे, पूरे अहोम राज्य को हम दखल करेंगे। लेकिन हाजू आने का खबर जब मिला, तो असम के गुप्तचर विभाग ने हर समय लासित बरफुकन को ये खबर देते रहे, इस प्रकार से मुगल सैन्य उसका काम किया था। उनका जो गतिविधि है तो बताते रहे। और ऐसे समय में जब हाजू पहुंच गया, तो उसी समय लासित ने अपने मामा जी को ये घर बनाने के लिए बोला और समय दिया केवल एक रात।
एक रात में ही ये करना है। सब लोग काम में लग गए, लेकिन काम करते करते काफी लोग थक चुके थे और आधी रात जब लासित बरफुकन अपने घोड़ा लेकर ये घर देखने के लिए गया, कितना काम आगे बढ़ा या नहीं, कब होगा, तो देखा तो जो काम करने वाले थे, जो सैनिक थे, वो सब सो रहे थे और उसका मामा जी भी सो रहा था। वो जाकर देखा ऐसा स्थिति, अपना जो देश है वो विदेशी के हाथ में चला जाएगा, उसका कोई चिंता तक नहीं। तो उन्होंने गुस्से से मामा जी को बुलाया, आया, उन्होंने पूछा क्या हुआ, काम बंद करके सब लोग सो गए? तो मामा जी ने जवाब दिया, नहीं, हमारे लोग इतने काम किए हैं, काम करते करते दरअसल थक गया है, इसीलिए थोड़ा सा विश्राम करने के लिए उनको दिया है। तो लासित गुस्से से आग बबूला हो गया और उन्होंने बोला, इस घड़ी में विश्राम का कोई समय नहीं, ये विश्राम की घड़ी है। काल आकर ये मुगल आकर के हमारा देश को ले जाएगा, हमको पराधीन बना लेगा और तुमको विश्राम की चिंता है। उन्होंने मुंह से एक ही शब्द वाक्य बोला, देशतকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয়, देश से मामा बड़ा नहीं। और इतना बोला और अपना तलवार निकल करके मामा का सर शरीर से ढेर कर दिया, अलग कर दिया। सब लोग ये दंग रह गए, अरे अपना मामा जी है, उनका आत्मीय है, फिर भी एक मिनट के लिए भी सोचा नहीं। और सबको बोला, अगर किसी ने भी ये काम करने में रोका, ये सुबह तक हो जाना चाहिए, अगर सुबह तक नहीं हुआ कि किसी को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर हमारा देश पराधीन हो जाएगा तो पराधीन देश में वास करना, उससे अच्छा अपना जीवन दे दे। और ऐसा करके वो तुरंत, बाकी लोग देखा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जीना मुश्किल है। और आपको आश्चर्य होगा, उस रात अहोम सैनिकों ने इतना सारा काम करके उस रात को उस घर बना दिया। सरायघाट में वो ये घर है, इसीलिए सरायघाट घर बोलते हैं। और उस घर में उसका मामा जी का सर काट गया, इसीलिए मुमाई कटा घर ये भी बोलते हैं। आज भी उसका कुछ अवशेष इस स्थान पर देखने को मिलता है। तो ये राम सिंह जब आए, उस समय और एक बात हुआ था कि हमेशा जो औरंगजेब जो है, जब दो हिंदू राजाओं का बीच लड़ाई होगा, वो जानते थे, तो साथ में किसी को उसका सहायक एक मुसलमान सेनापति भेजते थे। इसीलिए राम सिंह के साथ भी रशीद खान नाम का एक व्यक्ति, जो पहले इस गुवाहाटी का फौजदार रहा, जो थोड़ा बहुत अहोम भाषा भी जानते थे, उसको भी सहायक सेनापति के नाते भेजा। और राम सिंह के घर से भी खबर आता था कि कामरूप जो देश है, ये बहुत ही अनन्य देश है, यहाँ पर जादू मंत्र तंत्र मंत्र चलता है, आदमी को बहरा बना के रखता है, इसलिए आप वहां ज्यादा दिन मत रुके, आप वापस आ जाइए। और औरंगजेब ने भी किया, राम सिंह का जो बेटा है कृष्ण सिंह, उनको एक बाघ के साथ खेलने के लिए मैदान में छोड़ दिया।
लेकिन राम सिंह के बेटे ने जैसे तैसे उनका सर धनुष लेकर के, तीर लेकर के उस बाघ को वध किया और जैसे तैसे अपना जान को बचाया। तो ये सब बात सुन करके राम सिंह थोड़ा सा, उसका भी मन ये रहा, फिर भी उन्होंने भी आशा नहीं छोड़ा, जैसे भी है थोड़ा प्रयास किया जाए। और अहम सेना इस प्रकार वो भी थोड़ा सा समय कैसे थोड़ा इंतजार किया जाए, क्योंकि बाढ़ का समय में बाकी लोगों के लिए मुश्किल होता है, इसलिए बाढ़ का इंतजार वो करते रहे। तो बाढ़ तक आए, बाढ़ आते आते उस समय अहोम राजा के दूत राम सिंह के पास जाता था। राम सिंह के दूत अहोम सेनापति लासित बरफुकन के पास आता था। तो एक बार राम सिंह ने लासित बरफुकन को कुछ आफूगुती भेजा, आफू के बीज, और बेचते समय उन्होंने बोला हमारा मुगल सैन्य ये आफूगुती जैसा है, इतना बहुत है, अगणन है। तो लासित ने जवाब में उनको कुछ अपने ब्रह्मपुत्र के कुछ बालू और भेज करके उसको जवाब दिया कि अहम सैन्य भी इस प्रकार का है, अपने ब्रह्मपुत्र के बालू जैसा। आपका आफू अगर सिलपत्ते में पिसा जाएगा वो तो पिस जाएगा, लेकिन ये बालों को आप पीस भी नहीं पाएंगे, ऐसा है। फिर और एक ये हुआ, गुप्तचर के माध्यम से लासित को पता लग गया था कि ये जो राम सिंह है वो बहुत ही अलग अलग तरीके से अपने सैन्य का मन भगाने में लगा है, और वो दिखाता है अपना सैन्य बहुत है, सच में उनका है भी। लेकिन अहोम सैन्य ने भी, लासित बरफुकन ने भी चतुराई दिखाई, और उन्होंने क्या किया, एक दिन सुबह से लेकर के अपना जो सैन्य है वो कुछ अलग अलग समय पर, हर समय कुछ ना कुछ जाते रहे, किसके लिए, वो शौच करने के लिए। दूर से राम सिंह वो बाइनोकुलर जैसा वो लगा करके देखते थे, तो इतना अहम सैन्य सुबह से पता स्नान आदि करने के लिए जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। और रात को क्या किया, रात को अलग अलग स्थानों पर, आदमी था नहीं, सैन्य था नहीं, लेकिन लासित बरफुकन का चतुराई देखिए, उन्होंने अलग अलग स्थान पर बहुत सारा मसाल जला कर रखा। तो दूर से देखते थे बहुत अहम सैन्य है, और अंदर ही अंदर लासित ने अपने पूरे सैन्य को जुटाया और उसका मनोबल बढ़ाया। लेकिन उसमें और एक बात हुआ, राजा चक्रधर सिंह को लगा और कुछ लोगों ने उनको भेजा कि लासित ये युद्ध जीतना नहीं चाहता है, वो युद्ध करना नहीं चाहता है। तो इस प्रकार का समाचार सुनकर के चक्रधर सिंह ने एक आदेश भेजा, जैसे भी हो युद्ध करना चाहिए। तो राजआज्ञा है, लेकिन लासित तैयार नहीं थे। तो ऐसे समय में एक आलाबोई रन हुआ। तो इस आलाबोई रन में राम सिंह के साथ एक ही दिन में 10,000 अहोम सैन्य मारे गए, और उससे लासित बरफुकन काफी विचलित हो गए। एक एक सैन्य इतना महत्वपूर्ण है, तो ऐसे 10,000 सैनिक एक ही दिन में मार गया, तो उसका मन विचलित हुआ। तो हम जो प्रधानमंत्री थे आतन बुरहागुहाय, उन्होंने लासित को समझाया, पुखुरीत बाड़ीर पुखुरीत पानी सिंचिले दुई एटा शिंगिए बिंधे, ये आसामीज में है। तो उसका मतलब ये है, या कुछ ना कुछ अगर हम काम करेंगे घर में, तो थोड़ी बहुत तो दिक्कत हो जाते हैं,
उससे हमको निराशा नहीं होना चाहिए। अंततः गत्वा विजय हमारा ही होगी। तो इस प्रकार का अपन बुरहागोहाई ने उसको समझाया और फिर उसका धीरज बढ़ाया, जैसे भी हो हम मुगलों को परास्त करेंगे। और एक बात बता दूं, दरअसल हम लोग मुगल को मुगल नहीं बोलते, उसको बंगाल बोलते हैं, और अंग्रेज को बगा बगा। तो ये बंगाल हमसे जीत नहीं पाएगा, उस बंगाल को हम हराएंगे। तो ऐसे जब 1671 का समय आया, फरवरी महीने का, ये फाइनल अपने अंतिम युद्ध के जैसा। और उस घड़ी में ऐसा हुआ कि जैसे तैसे राम सिंह को पानी में, ब्रह्मपुत्र के नदी में लाना है, क्योंकि जलपथ से अगर वो लड़ाई करेंगे तो अहम सैनिक उससे थोड़ा बेहतर लड़ाई कर सकते। लेकिन उस समय का आप देखिए कि लासित बरफुकन का उस समय उनका जो शरीर है वो टाइफाइड से उसका ये जूझ रहा था, बहुत भारी बुखार था। लड़ाई प्रारंभ हुई और इस लड़ाई में पहले चरण में ऐसा हुआ कि अहोम सैन्य पराजित होकर के पीछे भाग रहा था। तो उसी समय एक दैवज्ञ को पूछा, अभी तक क्या हो रहा है, युद्ध करने के लिए आप आज्ञा नहीं दे रहे हैं, आप मुहूर्त नहीं बता रहे हैं उस ज्योतिषी को। तो उस ज्योतिषी ने थोड़ा समय रुका, नहीं अभी तक मेरा जो गणना है, गणना अभी तक ये युद्ध का लड़ाई का अनुमति नहीं देता। आप मुझे मारे या काटे, लेकिन मेरा गणना जो है वो सटीक है। तो कुछ पल के बाद उस ज्योतिषी ने लासित को बताया कि अभी अच्छा मुहूर्त है और उसी समय पर आप युद्ध का प्रारंभ करेंगे तो विजय हमारे ही होगी। तो लासित ने देखा कि हमारा सैन्य, अहम सैन्य पीछे भाग रहा है। तो उन्होंने अपना जो देखभाल करने वाले सैनिक थे उसको बोला, वो बीमार थे, बोले बिस्तर के साथ मुझे नौका में डाल दो। और डालने का समय डाल दिया। तो जो नौका चलाने वाले थे, नावरिया थे, तो उनको लगा ये भी लासित भी भागने के लिए जा रहा है, इसीलिए उल्टा चलाया नाव। लासित को इतना गुस्सा आया, तलवार से दो तीन जो नावरिया है, नाव चलाने वाले हैं, ऐसे चलाने वाले को उन्होंने पानी में डाल दिया। इस देख करके लोगों को लगा क्या हो गया, बोले तुम लोग जाओ, मैं अकेला ये लड़ाई लड़ूंगा। वहां शिला पर्वत में थोड़ा जमीन खरीद के मैंने रखी है, जरूरत होगा तो मैं वहां रहूंगा, आप सभी जाइए वापस, कोई जरूरत नहीं। और इस भारी बुखार में भी इस प्रकार का आवाहन सुन करके अहम सैनिकों में बड़ा बल आया, मनोबल बढ़ा, और सब लोग एक दुर्दांत गति से मुगल सैनिकों पर टूट पड़ा। और अंततः गत्वा छोटे छोटे नौके में पुल जैसा ऐसा बना करके अहम सैनिकों ने इस लड़ाई लड़ी कि राम सिंह को पीछे भागना पड़ा। तो इसे इस सराय घाट का जो युद्ध है उसकी एक ऐसे कहानी है। जाते समय राजा राम सिंह ने यह कहा गया था कि हम कैसा बरफुकन है, कैसा उसका सेनापति है, किस प्रकार का हम सैन्य है। एक सैन्य क्या कुछ नहीं कर सकता था, वो तीर चलाता है, वो कमान चलाता है, वो घर बनाता है, नौका चलाता है, खाना पकाता है, क्या कुछ नहीं करता। दुनिया में इस प्रकार के मैं सैनिक मैं कहीं पर भी नहीं देखा।
इस प्रकार का एक अहम सैनिक के बारे में बात बताकर 5 अप्रैल 1671 में राम सिंह चला गया। लेकिन उसके बाद लासित बरफुकन को ज्यादा दिन वो नहीं जीवित रह पाए। सन 1672 में 1672 में उसका भी देहांत हो गया। सरायघाट युद्ध चलते उसके बीच में ही स्वर्गदेव चक्रधर सिंह का भी देहांत हो गया था। और ये जीतने के समय अहम स्वर्गदेव थे उदयादित्य सिंह। और इस खुशी की खबर ने चारों ओर एक उत्साह का वातावरण फैल दिया। और लासित बरफुकन ने जिस प्रकार से इस युद्ध में अपनी बहादुरी दिखाई, इस बहादुरी को इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए। तो लिखा हुआ है, असम का हर एक बच्चा इस नाम को अगर सुनते हैं, देखत के मुमाए डांगर नहय, देश से मामा बड़ा नहीं है, इस बात को सुनता है, तुरंत कुछ न कुछ बातें उसका देश के प्रति कुछ करने का मन आ जाता है। और यह अपना एक विडंबना है। इस प्रकार का जो वीर पुरुष है, जिस प्रकार के भारत के इतिहास में उसका भी नाम सही दृष्टि पर उसका नाम भी आना चाहिए था, कि जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज है, जिस प्रकार से राणा प्रताप सिंह है, इस प्रकार से लासित बरफुकन भी एक वीर पुरुष जिन्होंने मुगलों को असम से खदेड़ने में समर्थ हुआ। आप लोगों को ये बताने में मुझे हर्ष हुआ है कि असम ही ऐसा एक राज्य है जिस पर मुगलों ने 17 बार आक्रमण किया, लेकिन एक बार भी जीत नहीं पाए। और ऐसा कहते हैं कि लासित बरफुकन के इस लड़ाई के बाद सरायघाट युद्ध में अहोम का जो विजय हुई, उसके बाद कभी मुगलों ने उस प्रकार आगे जाने का जो रास्ता है, उनका एक सपना था पूरे एशिया को वो जय करेंगे, उस विजय यात्रा को अहोम ने सरायघाट में ही, गुवाहाटी में ही समाप्त कर दिया। तो हम इस वीर पुरुष के बारे में ऐसे बहुत सारे पुस्तक है, डॉक्टर सूर्य कुमार भूया का लिखा हुआ लासित बरफुकन एंड हिज टाइम्स, और अलग अलग है पुस्तक। उस पुस्तक को, ऐसे पुस्तकों को पढ़ना चाहिए और उसके बारे में जानकारी लेना चाहिए। आप सभी ने मेरे बात को इतने ध्यान से सुने, इसलिए आप सभी को धन्यवाद।